नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने कहा युद्ध नहीं, आत्मरक्षा के लिए किया हमला। हमले से हुए शुरुआती नुकसान के आकलन में जुटा पेंटागन। राष्ट्रपति ट्रंप की हालात पर पैनी नजर। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को इराक यात्रा से बचने की दी सलाह। अमेरिका ने इराक, ईरान और ओमान की खाड़ी क्षेत्र में नागरिक विमानों की उड़ान पर लगाई रोक। हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 3.5% से ज्यादा का उछाल। ईरान में बड़ा विमान हादसा, तेहरान एयरपोर्ट के पास यूक्रेन का विमान क्रैश, सभी 176 लोगों की मौत। तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना होने की आशंका। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को अहम आदेश, कहा माइनिंग ऑपरेशन खत्म होने के बाद लीज होल्डर कंपनियां खदान की जमीन को उपयोगी हालत में वापस करें ताकि उस पर पशुओं के लिए चारा उगाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को लेकर लोगों से मांगे सुझाव, कहा केंद्रीय बजट 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ देश के विकास की दिशा भी करता है तय, सबकी भागीदारी जरूरी। ईरान ने आक्रामक रुख अपनाते हुए इराक में अमेरिकी सैनिकों के 2 ठिकानों पर मिसाइल से आज हमला किया। इन इराकी एयरबेस पर अमेरिका के साथ गठबंधन सेनाएं तैनात हैं। ईरान ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों से इराक के आइन अल असद और इरबिल में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ईरान के हमले की पुष्टि की है। पेंटागन ने ईरानी हमले की खबर पर मुहर लगाते हुए कहा कि इराक में हमारे 2 ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। पेंटागन हमले के शुरुआती नुकसान का आकलन करने में जुटा है। इस हमले में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं को अभी तक किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। इस बीच पेंटागन ने कहा है कि वो अपने सुरक्षा कर्मियों और क्षेत्र में अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इराक में पल पल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रिशाम ने एक ट्वीट में कहा है कि इराक में अमेरिकी ठिकाने पर हमले की रिपोर्ट मिली है। राष्ट्रपति ट्रंप को इस बारे में बताया गया है और वो स्थिति पर बराबर निगाह रखे हुए हैं। इसे लेकर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी बात की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि ऑल इज वेल, यानी कि सब ठीक है। इराक में 2 एयरबेस पर ईरान में मिसाइलें दागी हैं। जान माल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब तक सब ठीक है। हमारे पास दुनिया में कहीं से भी सबसे शक्तिशाली और मजबूत सेना है। मैं इस पर कल सुबह बयान दूंगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि ईरान युद्ध नहीं करना चाहता है। यह हमला आत्मरक्षा के लिए किया गया है। हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। इस बीच भारत में ईरान के राजदूत ने कहा है कि अमेरिका के साथ तनाव कम करने की दिशा में भारत के किसी भी शांति कदम का ईरान स्वागत करेगा। ईरान की तरफ से जवाबी हमले का असर बाजारों पर देखने को मिल रहा है। इस हमले के बाद कच्चे तेल के दाम 3.5% बढ़ गए हैं। वहीं अमेरिका ने इराक, ईरान और ओमान की खाड़ी क्षेत्र में नागरिक विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को इराक की यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इराक में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया गया है कि वो अगली अधिसूचना तक इराक की यात्रा से परहेज करें। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के मद्देनजर भारत ने सभी भारतीय एयरलाइनों को ईरान, इराक और खाड़ी क्षेत्र के वायु क्षेत्र के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बगदाद में हमारे दूतावास और इरबिल में वाणिज्य दूतावास इराक में बसे भारतीयों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। तो ईरान ने आक्रमण का रुख अपनाते हुए इराक में अमेरिकी सैनिकों के 2 ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है और उसके बाद
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो इस पर जल्द ही बयान देंगे। साथ ही साथ अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस मामले में क्या स्टैंड हो सकता है, अमेरिका का इस पर क्या कदम हो सकता है। दरअसल इराकी एयरबेस पर अमेरिका के साथ गठबंधन सेनाएं भी तैनात थी, जहां पर मिसाइल से हमला ईरान ने किया है। ईरान ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों से इराक के आइन अल असद और इरबिल में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ईरान के हमले की पुष्टि भी की है। पेंटागन ने ईरानी हमले की खबर पर मुहर लगाते हुए कहा है कि इराक में हमारे 2 ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया गया है। पेंटागन हमले के शुरुआती नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। इस हमले में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं को अभी तक किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। पेंटागन ने कहा है कि वो अपने सुरक्षा कर्मियों और क्षेत्र में अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इराक में पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने भी एक ट्वीट किया है और इराक में अमेरिकी ठिकाने पर हमले की रिपोर्ट की उन्होंने जानकारी दी है कि रिपोर्ट मिली है। राष्ट्रपति ट्रंप को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और वो भी इस स्थिति पर बराबर अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट में कहा है कि ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और हमारे पास दुनिया में कहीं भी सबसे शक्तिशाली और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना है। यानी कि जो स्थिति, जो हालात यहाँ पर इस वक्त बन रहे हैं, उस पर अमेरिका पूरी तरह से अपनी नज़र, अपनी निगाह बनाए हुए है। तो वहीं इसका असर भी दूसरे देशों पर पड़ना लाजमी है। तमाम देशों की नज़र ईरान और अमेरिका तनाव पर टिकी हुई है। सबको इंतज़ार है कि ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका किस तरह का कदम उठाता है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि सब कुछ ठीक है, हालात पर, स्थिति पर वो नज़र बनाए हुए हैं। और वहीं यूक्रेन का प्लेन भी क्रैश हुआ है। आपको बता दें कि ये प्लेन क्रैश ईरान के तेहरान के पास हुआ है और उसमें 176 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ये प्लेन क्रैश किस तरह से हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो विमान हादसे में 176 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह की स्थिति और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इस पर और अधिक जानकारी के साथ विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं अखिलेश जी का। अखिलेश जी, जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। अब आगे इस पर क्या कुछ स्टैंड होता है अमेरिका का? सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। देखिए, ईरान ने जो इराक के अंदर 2 अमेरिकी बेस पे हमला किया, उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री का एक ट्वीट आया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 51 के अनुसार उन्होंने हमला किया है आत्मरक्षा के अधिकार के तहत। लेकिन उन्होंने यह कहा कि यह प्रोपोर्शनेट है, मतलब जिस तरीके की क्षति ईरान को पहुंचाई गई थी अमेरिका के द्वारा, उसके प्रोपोर्शनेट है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब ईरान चाहता है कि इसके बाद अमेरिका के साथ तनाव ख़त्म हो, क्योंकि उन्होंने हमला किया, इन्होंने हमला किया। लेकिन अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था। उन्होंने बोला था कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मैं सुबह कुछ बताऊंगा। मतलब सुबह भारतीय समय के अनुसार आज शाम में डोनाल्ड ट्रंप कुछ बताएंगे। अब देखना यह है कि अमेरिका में जिन 2 बेसों पे हमला किया गया है, उस पे अमेरिकी सैनिकों की क्षति हुई है या उनके सिर्फ ठिकाने या उनके कुछ औजार नष्ट हुए हैं, तो इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका किस तरीके का जवाब देता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि अगर सिर्फ किसी जान माल की क्षति नहीं हुई हो तो उसमें अमेरिका
अमेरिका को उतना कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए। और इस बीच में बताऊं कि दुनिया की सभी ताकतें, सभी जो महत्वपूर्ण देश हैं, वो सभी इस बात के प्रयास में लगी हुई हैं। यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ के भी जो महासचिव हैं वो भी लगे हुए हैं कि ये जो खाड़ी युद्ध में तब्दील ना हो जाए। और इसके लिए आज सुबह ईरान के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने एक बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि भारत इस मामले में प्रयास करे ताकि ये मामला और ज़्यादा न बढ़े। उनके कहने का आशय यह है कि भारत अगर चाहे तो बीच बचाव कर सकता है और ईरान उसका स्वागत करेगा। अब देखिए, जिस तरह की स्थिति थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके पहले कुछ प्रयास किए थे। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से भी बात की थी। खाड़ी देशों के अन्य जो देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, इराक हो, सभी के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी भारत के रणनीतिक समझदारी और रणनीतिक साझेदारी काफ़ी अहम मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके पहले परसों अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की थी। तो निश्चित तौर पे भारत एक भूमिका अदा कर सकता है। अब देखना यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं और कितनी क्षति हुई है अमेरिका के इन ठिकानों पे हमले के बाद, तो इस पर निर्भर करेगा और इस पर सारी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो तमाम देशों की नज़र यहाँ पर टिकी हुई है और जिस तरह से लगातार जो तनाव है अमेरिका और ईरान के बीच वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से भारत की हम यहाँ पर बात करें तो किस तरह का असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारत के बहुत ज़्यादा कहें कि बहुत बड़ा स्टेक है पूरे खाड़ी देश में। खाड़ी देशों से हमारे तेल का आयात होता है और खाड़ी देशों से तेल का आयात जो होता है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि हम खाड़ी देश के अलावा भी अन्य इलाकों से तेल आयात करते हैं, जिसमें कि कई अफ्रीका के देश हैं। उसके अलावा अब अमेरिका से भी हमें कुछ तेल मिलता है, लेकिन खाड़ी देश पे हमारी तकरीबन 30% से ज़्यादा की निर्भरता है। और ऐसे में अगर खाड़ी युद्ध छिड़ता है तो निश्चित तौर पर भारत के आर्थिक विकास पे इसका असर पड़ेगा। और न सिर्फ भारत बल्कि भारत जैसे जो चीन है, चीन पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि चीन भी बहुत बड़े पैमाने पे खाड़ी देशों से तेल का आयात करता है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए जो दुनिया की सभी ताकतें हैं, महत्वपूर्ण ताकतें, सभी इस बात के प्रयास में लगी हुई है कि किसी तरीके से बीच बचाव करके इस मामले को यहाँ शांत किया जाए। क्योंकि अगर एक हमला अमेरिका की तरफ से हुआ, दूसरा हमला अभी ईरान की तरफ से हुआ, तो प्रोपोर्शनेट जिसको बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय में कि प्रोपोर्शनेट अगर हुआ है तो इस मामले को यहीं खारिज कर सकते हैं। उसके बाद बातचीत से आगे के फैसले लिए जाएं, बातचीत से क्या क्या जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाए। और उसके अलावा जो ईरान पर अमेरिका का जो सैंक्शन है, उस सैंक्शन के बारे में बात हो। उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में ईरान का जो रुख है उस पर भी बात हो। तो ये सारी बातें हो सकती है और निश्चित तौर पर भारत की इसमें एक अहम भूमिका हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को अचानक सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दमिश्क की यात्रा पर आए और इस दौरान उन्होंने रूसी बलों के मुख्यालय में राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। देश में 9 साल पहले शुरू हुए युद्ध के बाद पुतिन की दमिश्क की ये पहली यात्रा है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ओटावा में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन में शामिल हुआ। राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या और संसद के बढ़ते काम से विश्व में विधान मंडलों का विस्तार हो रहा है। ऐसे में नवीकरण और निर्माण से संसदों को सांस्कृतिक, तकनीकी और संरचना में बदलाव के अवसर मिलते हैं, जिनसे नागरिकों को संसदों से जुड़ने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारा संसद भवन वास्तुकला का एक शानदार और अप्रतिम उदाहरण है। भवन की वास्तुकला भारतीय परंपरा को बारीकी से दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमारी संसद ने गौरवशाली 92 साल पूरे किए हैं। बढ़ते मैंडेट के साथ संसद के दायित्व भी बढ़े हैं। भारत साल 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर एक नए संसद भवन में अपना सत्र आयोजित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सफल संसदीय लोकतंत्र के लिए जवाबदेही, खुलापन और पारदर्शिता बेहद जरूरी है।
तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। विश्वास और भरोसे को ध्यान में रखकर जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है। इस मौके पर उपसभापति ने अपने अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत में संसदीय प्रणाली से आम जनों को जोड़ने के लिए कई अहम प्रयास लिए गए हैं। देश में अब तक 17 आम चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा चुका है। पिछले चुनाव में करीब 67% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भारत में सांसदों और विधायकों के पास भी जनता कुछ सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संपर्क करती है। इस बात को लेकर 1993 में सांसद निधि योजना की शुरुआत की गई, जिसमें सांसद अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के लिए निधि का आवंटन कराते हैं। संविधान 125वां संशोधन विधेयक की पड़ताल कर रही गृह कार्य संबंधी समिति अपनी रिपोर्ट आगामी बजट सत्र के पहले हिस्से के दौरान पेश करेगी। सभापति राज्यसभा ने समिति के अध्यक्ष के अनुरोध पर रिपोर्ट देने के लिए समय का विस्तार दिया है। समिति को 12 जनवरी 2020 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। इस विधेयक की पड़ताल का काम समिति को 19 फरवरी 2019 को सौंपा गया था। समिति असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्य सचिवों और प्रतिनिधियों के विचारों को सुन चुकी है। ये विधेयक पूर्वोत्तर के राज्यों की 6ठी अनुसूची वाली स्वायत्तशासी परिषदों को शक्तियों के अंतरण से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी आम बजट को लेकर लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। उन्होंने माईगॉव इंडिया का ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ देश के विकास की दिशा भी तय करता है। ये सुझाव mygov.in पर भेजे जा सकते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को अलग अलग हाई कोर्टों में चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को हाई कोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है और अब 10 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि अलग अलग हाई कोर्ट के निष्कर्ष अलग हो सकते हैं, इसीलिए सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि माइनिंग ऑपरेशन खत्म होने के बाद लीज होल्डर खदान की जमीन को ऐसी हालत में वापस करे जिससे उस पर पशुओं के लिए चारा उगाया जा सके। ओडिशा खनन मामले में चीफ जस्टिस SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इससे देश में मवेशियों के लिए कम होते चारागाह को बचाने में मदद मिल सकती है। पीठ ने कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को खनन पट्टे को लेकर नियम और शर्तों में बदलाव करने को भी कहा है। खनन गतिविधि के चलते बाद में जमीन बंजर पड़ी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनिंग लीज में जमीन को दोबारा हरा भरा करने की शर्त शामिल हो। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा है कि उसने सभी 17 मामलों की जांच पूरी कर ली है, जिनमें से 13 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जबकि 4 मामलों में कोई सबूत हासिल नहीं किए जा सके हैं। रिपोर्ट में CBI का दावा है कि किसी लड़की की हत्या शेल्टर होम में नहीं हुई। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में चारों दोषियों को फांसी का वक्त मुकर्रर हो गया है। चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई के बाद चारों गुनहगारों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है और इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की। कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी के लिए 22 जनवरी को सुबह 7 बजे का वक्त तय किया है। चारों गुनहगारों को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। इस बीच अगर चारों दोषी चाहे तो दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। निर्भया मामले में चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले पर निर्भया के परिजनों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को फांसी की सजा मिलने से उन लोगों के मन में डर पैदा होगा जो इस तरह के अपराध करते हैं। इस तरह के हैवानगी करने वाले लोगों के मन में एक डर जरूर पैदा होगा, क्योंकि 4 जब एक साथ लटकाए जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि नहीं हम क्या करें क्या ना करें। ये लंबा सफर जरूर था, लेकिन इसका अनुभव भी बहुत हुआ है। हमारे देश में किन किन चीज़ों की कमी है न्याय के लिए,
ये तो इसका हमें बहुत अनुभव भी हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोर्ट के इस फैसले पर संतोष जताया है। Finally, court has decided, they given a judgment. ये मैं देश में आने वाले दिन में ऐसा इंसिडेंट ना होना चाहिए। अभी हैदराबाद के देश भर में अलग अलग जगह भी हो रहे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सारी जनता भी इस जिम्मेदारी लेना चाहिए। आज जो जजमेंट दिया है, इसका मतलब है दोषियों को सिर्फ सज़ा सुनाना नहीं, देश में आने वाले दिन में ऐसा इंसिडेंट ना होना चाहिए। ये जजमेंट का मतलब भी होता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से किसानों की समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान खोजने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए विकल्पों का पता लगाने की अपील की। बेंगलुरु में 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैज्ञानिकों को कृषि की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाकर किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैज्ञानिकों को कृषि पर फोकस करना चाहिए, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। That agriculture plays a vital role in the overall growth of the economy. We have to promote, protect, prosper agriculture. My message for the valedictory address is for the scientists across the country, in addition to what you are doing, focus more and more on agriculture. And agriculture is facing challenges, ups and downs, adverse seasonal conditions, negative market support, exploitation by the middleman, lack of appropriate timely credit, and also the need for new modern agricultural techniques to make agriculture more viable. ग्लोबल वार्मिंग जलवायु में बदलाव के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि तूफान, बाढ़, सूखा और भूकंप से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। We are witnessing nature's fury in myriad forms like roaring storms, raging fires, cataclysmic floods, emaciating droughts, and rumbling earthquakes. We must all get together and find an answer to the climate change. We must deliver good qualities, education and health care. We must take care to see our cities and our villages are made more livable. दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार दिल्ली में QR कोड यानी कि मतदाता पर्ची पर बार कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह केवल 11 विधानसभा क्षेत्रों में ही लागू होगा। इसके अलावा दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने इस बार कई खास तैयारियां की हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए पहली बार इस विधानसभा चुनाव में QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये केवल 11 विधानसभा क्षेत्रों में लागू होगा। इसमें मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए पहुंचने वाले सभी मतदाताओं को QR कोड वाली एक पर्ची दी जाएगी, जिसे चुनाव कर्मी स्कैन करेंगे। QR कोड स्कैन करने के बाद ही मतदाताओं को वोट देने की अनुमति होगी, लेकिन जिनके पास वो पर्ची नहीं होगी वो मतदान केंद्र पर जाकर अपने मोबाइल फोन पर वोटर हेल्पलाइन के जरिए डिजिटल QR कोड डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अलाउ करेंगे उनको, जो डिजिटल फ़ोटो वोटर स्लिप का इस्तेमाल करेंगे और वो दिखाएंगे हमको, और लॉकर की फैसिलिटी होगी। और लेकिन वोटिंग करने से पहले QR कोड स्कैन होने के बाद वोटिंग करने से पहले उनको मोबाइल फ़ोन वहाँ पे रख देना होगा, टेबल के ऊपर ट्रे की व्यवस्था कर देंगे हम वहाँ। इसके अलावा इस बार दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को पोलिंग बूथ पर सुविधा देने के अलावा जो वोट डालने नहीं जा सकते उनके लिए पोस्टल बैलेट का विकल्प खुला है। लेकिन पोस्टल बैलेट के लिए मतदाता को 14 जनवरी से 19 जनवरी के बीच पोस्टल बैलेट को अप्लाई करने की प्रक्रिया को
पूरा करना होगा। जो हमारी डेट ऑफ नोटिफिकेशन 14 जनवरी है, उससे 5 दिन के अंदर यानी कि 19 जनवरी तक उनको फॉर्म 12D भर के और रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाना होगा, या तो बाय पोस्ट या बाय हैंड वहां पहुंचवाएं। और फिर रिटर्निंग ऑफिसर जिनके भी फॉर्म 12D वैलिड होंगे उनके लिए पोस्टल बैलेट प्रिंट करेंगे और एक मोबाइल टीम बनाएंगे जो कि जाके वोटर के घर में उनकी वोटिंग करवाएंगी पोस्टल बैलेट से। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग की वजह से करीब 50 करोड़ जानवरों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग मारे गए हैं। आग की वजह से करीब 1400 घर जलकर स्वाहा हो गए। आग इतनी भयानक है कि अब इस बात की चिंता होने लगी है कि कहीं इसमें ऑस्ट्रेलिया के सभी जानवर और पेड़ पौधे खत्म ना हो जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में करीब 15.6 एकड़ से अधिक जंगल राख में तब्दील हो चुके हैं। आग से हुई मौत में स्तनधारी पक्षी और सरीसृप शामिल हैं। इसमें कीड़े, चमगादड़ और मेढक शामिल नहीं हैं। ऐसे में जानवरों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। आग की वजह से ऑस्ट्रेलिया में जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हो गया है, जो पृथ्वी पर कुछ विशिष्ट जानवरों का घर है। यहाँ स्तनधारियों की करीब 244 प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश भर के मौसम के हाल पर। नमस्कार।